चलो अपन ने एचआर स्ट्रेटेजी देखा था ना लास्ट, ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3 अपने देख रहे थे, पेज 59 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। अब इसमें आपको चार्ट में दिख ही रहा है कि उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है। पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी है, फिर कंपटीशन में कुछ प्रायोरिटीज रखी गई है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात हो रही है। तो एक एक करके कवर कर लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है रिलेटेड टू बिजनेस स्ट्रैटेजीज, उसमें 3 स्ट्रैटेजीज पे फोकस किया। एक डिफरेंशिएशन है, एक कॉस्ट लीडरशिप है और एक मार्केट सेगमेंटेशन है। तो एग्जांपल्स भी मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन से ब्रांड्स इसमें स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, तो आप नोट भी कर सकते हो। पहली जो स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का लॉजिक है कुछ डिफरेंट करना है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तभी आप मार्केट में कुछ सर्वाइवल पे जा सकते हो, अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। इसमें बेस्ट एग्जांपल अभी डॉम्स का ले लो, आईपीओ भी आया है तो बात रिलेवेंट है। डॉम्स कंपनी जो है, मैं खुद काफी साल से, क्योंकि अपन कोई भी स्टेशनरी प्रोडक्ट देखते हैं ना तो डॉम्स ही दिखता है, तो मैं खुद भी देख रहा था कि इसने मार्केट काफी अच्छा कैप्चर किया। एक पॉइंट पे इतनी पुरानी कंपनी नहीं है मार्केट में, नया ब्रांड है, लेकिन हर दुकान में वही दिख रहा है। हर लोगों के पास जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो उसके दिख रहे हैं। आप रबर ले लो, पेंसिल ले लो, स्केल है, तो सब पे आपको डॉम्स दिख जाएगा, नोटबुक्स पे दिख जाएगा। तो उन्होंने काफी अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो ऐसा क्या कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, जैसे वो कैमलिन है, अपनी आईटीसी है, ये नटराज अप्सरा की पेंसिलें आती है, ठीक है। तो इतने बड़े ब्रांड्स को हटा के, इतने साल से जो एस्टेब्लिश्ड है, तो उसके बदले अचानक से मार्केट इसने इतना कैसे बना लिया? क्या उसने अलग किया कि लोग शिफ्ट हो गए या सप्लायर्स प्रोवाइड करने लगे, लोग मांगने लगे? तो डॉम्स वाले ने एक्चुअली में डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे काम किया। उसने अपने कॉम्पिटिटर से कुछ डिफरेंट किया। अब मैं इसकी केस स्टडी उस दिन देख रहा था, आईपीओ के टाइम पे आ रहा था। तो इसके फाउंडर्स बहुत पुराने हैं इस फील्ड में, 1980 से है मेरे हिसाब से। एंड स्टार्टिंग में उन्होंने एक पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया था बिजनेस स्टार्ट करने के हिसाब से, और व्हाइट लेबलिंग करते थे। मतलब अप्सरा नटराज की पेंसिल है वो लोग खुद नहीं बनाते ना, आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये लोग उनके लिए उनकी ब्रांडिंग करके, व्हाइट लेबलिंग करके उनको पेंसिल्स बना के दे रहे थे। तो उनको इस चीज की, स्टेशनरी आइटम्स बनाने की पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, उनके पास मशीनरीज थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद का ब्रांड स्टार्ट किया कि भाई हम भी साथ साथ में अपना ब्रांड भी चलाते हैं, जब हमको पूरा नॉलेज और मार्केट पता है। अब ये डॉम्स वाला इन्होंने निकाला कंसेप्ट, तो ये कुछ 2011-12 से शायद इन्होंने ये ब्रांडिंग शुरू की थी। तो उन्होंने मार्केट में ये देखा कि पेंसिल्स और जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है जिसमें मेजोरिटी बच्चे यूज कर रहे हैं, बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड और बोरिंग सी पेंसिल्स है। सिंपल है, नटराज आपको पता है रेड और ब्लैक आएगी, वो अप्सरा वाली सिल्वर ब्लैक आएगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नटराज और अप्सरा एक ही कंपनी की पेंसिल है, तो मार्केट में राइवलरी फालतू की क्रिएट कर रखी थी, वही कि एक ही मोनोपोली ना रह जाए। और लोग नटराज वर्सेस अप्सरा करते थे कि इसकी ज्यादा अच्छी पेंसिल लेनी, मतलब दोनों एक ही कंपनी है। हाँ, मालिक तो सेम ही है, उन्होंने दो ब्रांडिंग अलग कर दी। तो वो इतने साल बाद लोगों को पता चला कि अच्छा सेम ही कंपनी है, मार्केट में इतना न्यूज नहीं थी उसकी। डॉम्स वाले ने क्या किया, पेंसिल्स को थोड़ा क्रिएटिव, कलरफुल, कार्टून कैरेक्टर्स वाला, डिजाइन वाला बनाया, ठीक है। तो लुक अच्छा आ गया ना, छोटे बच्चों को तो लुक अट्रैक्टिव लगता है तो वो खरीदते हैं। अच्छा, उसके लिए वो थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज करेगा तो लोग देंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे चल भाई अच्छी चीज दिख रही है ले ले। अच्छा, रबर्स में भी उन्होंने किया, पहले के जो रबर आते थे उसकी तो स्मेल इतनी गंदी होती थी। अब इन्होंने क्या किया, सेंटेड रबर्स निकाले। उस पर भी उन्होंने रिसर्च किया बच्चों में कि कौन से फ्रेग्रेंसेस बच्चे ज्यादा प्रीफर करेंगे और वो सेल होगा। तो मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने के बाद उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये सब क्रिएटिविटी जो लोग करने लगे, तो क्रिएटिव चीजें बच्चों को अट्रैक्टिव लगने लगी, और इसके लिए इसका मार्केट शेयर अपने आप बढ़ने लगे। आज की डेट में 23% मार्केट शेयर स्टेशनरी आइटम्स में डॉम्स का है। इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर लिया, वो प्योरली डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के बेस पे किया कि बाकी सबसे हम अलग क्या करें। अच्छा, ये चीज डोमिनोज ने भी की थी, जो 30 मिनट्स वाली फ्री डिलीवरी। डिफरेंशिएशन भाई, पिज्जा तो बहुत लोग बेच रहे हैं, मैं अलग क्या कर रहा हूँ, 30 मिनट में पिज्जा आपके घर पे पहुंचाऊंगा, दैट इज अ डिफरेंशिएशन। जो बाकी लोग नहीं दे रहे, मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसी स्ट्रेटेजी में आप कुछ ना कुछ अलग अचीव कर सकते हो, बाकी अपने राइवल्स को पीछे छोड़ सकते हो, ये हो सकता है। अब इसमें क्वालिटी हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, डिजाइनिंग हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई भी फैक्टर आप पकड़ सकते हो। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी है। कॉस्ट लीडरशिप में आइडिया ये रहता है कि सस्ते में सस्ता प्रोक्योर करो और सस्ते में सस्ते प्राइस पे बेचो। दैट इज कॉस्ट लीडरशिप, कि भाई कॉस्ट और प्राइसिंग को कंट्रोल में रखना है, लो कॉस्ट और लो प्राइसिंग। इसमें वॉलमार्ट का एग्जांपल ले सकते हो। वॉलमार्ट सबसे बड़ा एफएमसीजी स्टोर पूरे वर्ल्ड का, यूएस में बहुत बड़ी चेन है और पूरे वर्ल्ड में है। वॉलमार्ट आपको इतना हैवी डिस्काउंट देगा कि और कोई उसको कॉम्पीट ही नहीं कर सकता आज की डेट में, क्योंकि उतने प्राइस पे आप परचेज नहीं कर सकते जितने प्राइस पे वो बेच रहा है, उतना है। तो उसने इतना बड़ा चेन अपना बिजनेस बना लिया है। तो वो लोग वही स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं कि कॉस्टिंग इतनी कम हो, प्राइसिंग इतनी कम हो, कस्टमर और कहीं जाए नहीं। डी मार्ट भी तो इंडिया में यही कर रहा है, रिलायंस रिटेल भी तो इंडिया में यही कर रहा है कि एमआरपी पे इतना डिस्काउंट तो हम देंगे, हमसे सस्ता और कोई बेच ही नहीं पाएगा। अब उसके लिए वो क्या ट्रिक्स लगा रहे हैं, वो उनका बिजनेस मॉडल है कि भाई कैश साइकिल घुमा रहे हैं, फटाफट वो कर रहे हैं,
जो कुछ भी है, तो एमआरपी पे इतना हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो चीज़ें हो रही है। तो कॉस्ट लीडरशिप में वॉलमार्ट का एग्जाम्पल, फर्नीचर में जो आइकिया का ब्रांड है वो लोग भी यही कर रहे हैं, आइकिया फर्नीचर के स्टोर यहाँ। हाँ, सेगमेंट्स हो सकते हैं, बट वो लोग भी बल्क में परचेजिंग करते हैं, बल्क में सेलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो है उसमें आपको लो प्राइस में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और प्रीमियम तो ऑब्वियसली वो लोग ऑफर करेंगे, बट मॉडल वैसा रखा है। एक तो फॉरेन कंट्रीज में तो क्या होता है, फर्नीचर आप खुद लेके जाओ घर पे, खुद ही फिटिंग कर लो। अपने यहाँ तो क्या, कारपेंटर आता है 6 महीने, वो भी अपने घर में रहता है, तो जाता ही नहीं है, उसको बोले बस भाई कितना काम करेगा। कारपेंटर को एक बार घर में बिठा लिया ना, वो वापस नहीं जाएगा, उसको आप निकाल नहीं सकते, वो 15 दिन बोलेगा, 2 महीने तक रहेगा। इतने स्मार्ट होते हैं ना, इनको जब तक दूसरा काम मिल नहीं जाता ना, ये आराम से पड़े रहते हैं, आराम से काम करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, धीरे धीरे काम होगा। और फिर अगर इनको कहीं से ऑर्डर आ गया कि यार दूसरी जगह काम है, फिर आपका ना 10 दिन का काम 2 दिन में, बीच में छोड़ भी दे, और अगर सही में थोड़ा भी जेन्यून होगा तो 2 दिन में खत्म कर देगा। फिर आप सोचोगे अचानक यार ये 2G से 5G कैसे बन गया, 2 महीने से बोल रहे तो काम नहीं कर रहा, 2 दिन में हो गया, क्योंकि उनको दूसरा काम मिल गया। खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, तो जो काम चल रहा है ना आराम आराम से करो, फिर अपने को कितनी जल्दी उससे मतलब नहीं। अब आइकिया वाले में क्या है, आप फर्नीचर ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन भी ऑर्डर होता है, फॉरेन कंट्रीज में आपके घर पे आ जाता है। अब वहाँ पे क्या है, ये पलंग है, कबर्ड है, टेबल है, लोग हाथ से फिटिंग कर रहे हैं खुद ही, एलन की आती है और उस पर आता है, आप स्क्रू लगा लगा खुद फिटिंग करते रहो, मैनुअल आती है। तो फॉरेन कंट्री में अगर आप कारपेंटर हायर करने जाओगे तो काम खत्म हो गया। तो वो कंट्रीज में वो लोग उस तरीके का फर्नीचर दे रहे हैं। इवन यहाँ इंडिया में, बैंगलोर में, हैदराबाद में आइकिया के इतने बड़े स्टोर्स हैं, वो भी आपको वैसे पोर्टेबल फर्नीचर देते हैं, आप खुद फिट कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे कैसा है, बैंगलोर में आपको पता है कि भाई पब्लिक परमानेंट नहीं है, वहाँ की जॉब के लिए आई है, कल कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, तो उनको भी वैसा फर्नीचर चाहिए जो पोर्टेबल हो, खुद ही हम फिट कर सके, कारपेंटर वाला चक्कर ना हो, और बेच के जाना भी हो तो एक बार किसी और को सेल ऑफ भी कर सके, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये वॉलमार्ट है, आइकिया है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स है जो सस्ता बना के सस्ता बेचने वाला काम कर रहे हैं, जिससे उनका बिजनेस चल रहा है। तीसरी कैटेगरी है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट को या कस्टमर्स को आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, अलग अलग कैटेगरीज में, कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना वो सबको अफोर्डेबल होगा, हर रेंज के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। इसमें आपको एग्जाम्पल लेना है, आप डिटर्जेंट पाउडर का ले सकते हो, सर्फ एक्सेल देख लो, एरियल देख लो, आप खरीदने जाओ डिटर्जेंट पाउडर, आपको ना वहाँ पे सर्फ एक्सेल की भी 4-5 वेराइटीज मिल जाएंगी। हाँ, वो क्वांटिटी वाइज भी और प्राइस के हिसाब से, पर केजी आप प्राइस देखोगे ना, तो आपको 100 रुपये किलो वाला भी मिलेगा, 200 वाला भी मिलेगा, हाँ एडवांस और ऐसे सब नाम दे देंगे, 300 वाला भी मिलेगा, 600 वाला भी मिलेगा। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कितने वाला चाहिए। तो ना हर कस्टमर को ना उन्होंने इनकम ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया, कि एकदम लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी हमारे पास प्राइसिंग है, मिडिल क्लास में भी लोअर अपर भी है, और आपके इतने महंगे कपड़े हो ना कि आपको एकदम प्रीमियम पाउडर चाहिए, तो वो भी हम बना के देंगे। तो वो लोग ने वैसे सेगमेंटेशन कर रखा है। तो इससे क्या होता है ना, वो हर कस्टमर को टारगेट कर पाते हैं, जो भी कैटेगरी में वो है, हमारे पास आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले सकते हैं, और कार मार्केट में वो 3 लाख की गाड़ी बेच रहा है, 20-25 लाख की गाड़ी बेच रहा है, तो हर एक 50,000 लाख के गैप पे ना उसके पास कोई ना कोई मॉडल है, आपका जो बजट होगा आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो मार्केट को सेगमेंट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जाम्पल लेना है, सैमसंग का ले लो। अब सैमसंग 1500 का फोन भी बेच रहा है और 1.5 लाख का फोन भी बेच रहा है, और ऐसा भी नहीं कि 1.5 लाख वाली क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है, वो आपको एप्पल से भी महंगा मिलेगा और अच्छा भी लगेगा यूज करने में, प्रीमियम फिनिश है। तो उन्होंने मार्केट को सेगमेंट कर दिया कि हर रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट है, आप बोलो आपको कौन सी रेंज में चाहिए, हम सप्लाई करेंगे। दैट इज काइंड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ऐसा बोला है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ ना ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर इज लीस्ट कंसर्न अबाउट द ब्रांड, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब कुछ यूनिक नहीं होना है, और आप खाली कस्टमर ये देखता है कि यार कोई भी दे दे, ऐसा हो गया। जैसे मैच स्टिक का एक एग्जांपल दिया, माचिस की डब्बी है, कोई ये नहीं बोलता कि मुझे यही कंपनी की मैच स्टिक चाहिए, तो दे दे यार, कोई भी मैच स्टिक दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा हो गया। तो वहाँ पे ना वो लोग फोकस किस पे करते हैं कि इस प्राइस पॉइंट से ऊपर बेच नहीं सकते, और कॉस्ट इतनी रखनी पड़ेगी कंट्रोल में तो ही बिकेगी। क्योंकि माचिस की डब्बी अगर 2 रुपए की है तो सब लोग 2 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें वेरिएशन नहीं कि 3 वाली है अच्छी है, 5 वाली अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन। तो वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी काम करती है कि मार्केट डिसाइड करता है प्राइस क्या होगा, और हम उससे ऊपर जा नहीं सकते, तो कॉस्टिंग को कंट्रोल करके हम बेच सकते हैं, और ब्रांडिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ रही क्वालिटी स्ट्रैटेजी। अब क्वालिटी में ऐसा है ना कि बहुत सारी कंपनीज वो स्पेसिफिक क्वालिटी फोकस्ड होती है, जहाँ पे कस्टमर प्रीमियम पे करेगा, बट उसको अच्छी सर्विस अच्छी क्वालिटी चाहिए, वो पैसों से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उस टाइप का। नीश मार्केटिंग बोल लो, फोकस मार्केटिंग बोल लो, तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब सेगमेंट वाइज बात करें तो अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हो तो रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, BMW है, ये सारे जो ब्रांड्स है, ये लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं। ये आपको कस्टमाइजेशन भी करके देंगे, और पैसों में आप जितना पे करो उतना आपको प्रीमियमनेस मिलेगी, वैसा है। अपने अभी टेलीकॉम में बात कर रहे थे, तो एयरटेल वाले ने जो एयरटेल ब्लैक वाला सेगमेंट लॉन्च किया,
वो उसने क्वालिटी पे फोकस किया कि भाई नेटवर्क अच्छा मिलेगा आपको, फिर आप वो पैसों में कंजूसी कर रहे हो तो जाओ जियो का ही खरीद लो, थोड़ा प्रीमियम पे करोगे तो प्रीमियम नेटवर्क आपको मिलेगा, प्रीमियम फैसिलिटीज मिलेंगी, वो चीज़ें। 5 स्टार होटल की जो इंडस्ट्री है वो लोग भी तो यही कर रहे हैं, क्वालिटी। आप कोई 5 स्टार होटल में लंच करने डिनर करने चले जाओ, अब एक एक सब्जी बेच रहे 1500 रुपये की, आपको पता है 1500 रुपये की सब्जी थोड़ी होती है, बट वो सब्जी के पैसे नहीं मांग रहा आपसे, वो एम्बियंस के और जो आपको क्वालिटी दे रहा है, जो फील दे रहा है कि भाई एक रिच एनवायरनमेंट है, वो उसके पैसे मांग रहा है। तो जब जितनी प्रीमियमनेस आपको फील हो रही है, उसने पैसा भी तो लगाया, वो सब्जी का कॉस्ट थोड़ी रिकवर करेगा, आपसे इंटीरियर का कॉस्ट भी तो रिकवर करेगा, वैसा है। तो वहाँ पे कभी कभी जाके ना अपने को लग रहा होता है कि यार ये कुछ ज़्यादा हाईफाई जगह पे आ गए, ठीक है, तो वहाँ का स्टाफ ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा है और अपने कोप अप नहीं कर पा रहे, वैसा भी हो जाता है। तो 5 स्टार में जाने में ये पंगा है कि वो जो वेटर आ रहा है वो अपने से अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, अच्छा चार चार टाइप की पानी की बोतल ऑफर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कौन सी वाली, स्पार्कलिंग वाटर है, ये है वो है, भाई तू रेगुलर पानी ले नल में से भर के लिया तो भी चलेगा, बिस्लेरी से अच्छा ही होगा, ठीक है। तो 5 स्टार होटल में ये पंगा हो जाता है, ठीक। तो क्वालिटी स्ट्रैटेजी में उनका फोकस मेन क्वालिटी पे रहता है, प्रीमियमनेस पे रहता है, ये चीज़ बोलिए। इसके बाद डिलीवरी स्ट्रैटेजी है, डिलीवरी स्ट्रैटेजी में क्या है ना कि डिलीवरी फास्ट दो, सप्लाई जल्दी करो, तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अब ये आपको पता है कहाँ पे काम आने वाला है। ओके, तो ये इसमें मतलब ग्रोसरी मार्केट में और एफएमसीजी में होगा। स्विगी स्विगी इंस्टामार्ट है, बिग बास्केट है, ये सब जो कंपनीज है, अमेजोन प्राइम है, ये लोगों का मेन फोकस किस पे है कि भाई क्विक सर्विस, डिलीवरी हम फटाफट करेंगे। जोमेटो स्विगी देख लो, अब खाना ऑर्डर करते हो तो अभी जोमेटो में वो मैंने गोल्ड वाला ले रखा है पैकेज उसका, अब उसमें फूड ऑर्डर करते हैं तो आता है ना कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम की इतनी देर में आ जाएगा। अब उसमें वो खुद ही वो चीज़ ऑफर करता है कि अगर जो टाइम उसने कोट किया है, अगर डिलीवरी पर्सन उतने टाइम में नहीं पहुंचा तो वो मुझे 100 रुपये का एक कूपन देता है फ्री, कि भाई एज अ कॉम्पनसेशन कि भाई हमारा राइडर लेट आया वैसे। तो उन्होंने खुद अपने ऊपर प्रेशर रखा है कि फटाफट पहुंचाना है। ये खाना ऐसी चीज़ है ना, एक बार ऑर्डर कर दिया ना फिर भूख बढ़ जाती है कि यार कब से मंगाया, आ नहीं रहा आ नहीं रहा, फिर अपने वो एक एक मिनट गिन रहे हैं। तो उनको मालूम है कि कस्टमर को जितना जल्दी हो सके ना उतना चाहिए, तो वो एस्टिमेशन टाइम में डाल देता है 35 मिनट्स में आ जाएगा, फिर 22 मिनट्स में आ गया, फिर लिखा आएगा कि वी हैव डिलीवर्ड फास्टर देन वी कमिटेड ऐसा करके। और कहीं अगर लेट हो गया तो फिर वो 100 रुपये का कूपन दे रहा है एज अ डिस्काउंट कि आप इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेना। अब वो 100 रुपये कूपन में मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करूंगा तो और मेरा खर्चा बढ़ेगा, तो उसमें से भी वो कमाने ही वाला है, लेकिन वो एक लूप है जो चलता रहता है। तो ये कंपनी जो है ना, ये अपनी डिलीवरी स्ट्रैटेजी पे फोकस करके कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है। वो इंस्टामार्ट वाले मैंने आपको बोला स्विगी का, आप ऑर्डर करो 10 मिनट में सामान घर पे दे जाता है, 10 ही मिनट में आ जाएगा। तो आसपास वेयर हाउसेज हैं, आप जो ऑर्डर प्लेस करोगे फटाफट पैक करके डिलीवरी। मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया तो 11 मिनट में डिलीवर करके गया घर पे, इतनी फटाफट सामान देगा, काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी। उसमें ऐसा मिनिमम ऑर्डर होता है तो फ्री हो जाता है, कुछ 150-200 रुपये का ऑर्डर होगा तो फ्री में आएगा, और उस एकदम छोटा ऑर्डर कर रहे हो तो वो कुछ आपसे चार्ज करेगा। बट किसमें, हाँ हाँ हाँ, टाइम जोन, हाँ ओके। तो मैंने स्विगी पे किया तो उसमें इंस्टामार्ट में तो ऐसा कोई टाइम जोन वाला नहीं था, वो इमीडिएट आ गया। बिग बास्केट में है, बिग बास्केट में वो स्लॉट दे देता है कि भाई आपको अगर, हाँ आप स्लॉट, अच्छा हो सकता है, मैंने अभी एक दो बार ही किया तो मैंने पूरा स्क्रॉल नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या है। तो बिग बास्केट में ऐसा है, आप तारीख डाल दो कि भाई कल चाहिए तो सुबह 7 से 10 का स्लॉट है, हाँ 10 से 1 का स्लॉट है, तो उस स्लॉट में वो आके देके जाता है। तो वही है कि डिलीवरी अच्छी है, ऑन टाइम है, तो अपने क्या थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं, क्या बोला है सुबह 7 से 10 में आ जाएगा, तो भी अपने 10 बजे सामान चाहिए तो दे जाएगा टाइमली, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनीज उस वजह से चल रही है बिकॉज दे आर डिलीवरिंग ऑन टाइम। अमेजोन ने जब प्राइम लॉन्च किया तो उसका टारगेट वही था। ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों को प्रॉब्लम ये थी यार 5-7 दिन लग जाते हैं, कभी 10 दिन लग जाते हैं, तो इमीडिएट प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग तो काम का ही नहीं है। जब कंपनी ने एड्रेस किया कि हाँ इस वजह से लोग अभी भी ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो बोला ठीक है ना 24 आवर डिलीवरी दे दो, ये तो काफ़ी क्विक हो गया, तो उस वजह से उनकी सेल्स और बढ़ गई, तो वो उस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी। ये वो कंपनीज जो एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करना चाहती, रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और पतंजलि, पतंजलि का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनजी, ये सब कंपनीज है। ये लोग एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते, अब एक का सेल कम हुआ दूसरे का बढ़ गया, अपना रेवेन्यू टोटल चलता रहना चाहिए। बड़ी कंपनीज को ये स्ट्रैटेजी काम आती है, छोटा मैन्युफैक्चरर 10 आइटम बनाने जाएगा तो भारी पड़ेगा, अब उसको रिस्क लेना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट वो बना के बेच रहा है वो अच्छा बिक रहा है तो ठीक है, कहीं कम ज्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है वैसा। नेक्स्ट सर्विस स्ट्रैटेजी, अच्छी सर्विस दो ऑन डिमांड, ठीक है। अब इसमें 24/7 अवेलेबिलिटी, 1800 वाला अपना कस्टमर हेल्पलाइन नंबर, कभी भी कॉल करो आ जाएंगे वैसा है। फिर जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज है, रोड साइड असिस्टेंस, पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाओ गाड़ी खराब हो जाए
हम आके टो करके लेके जाएंगे एनीवेयर। तो दैट काइंड ऑफ अ सर्विस वो कस्टमर को सही लगती है। अब मेरा अगर हाईवे पे बार बार आना जाना होता है तो मैं ऐसी कंपनी गाड़ी लूंगा या ऐसी कंपनी का इंश्योरेंस लूंगा जो मुझे रोड साइड असिस्टेंस 24/7 प्रोवाइड करे कि भाई रात को 3 बजे भी किसी भी शहर में मेरे हाईवे पे गाड़ी खराब हो जाए तो पिक करने के लिए कोई आना चाहिए। और उसके बदले वो कुछ चार्ज करेंगे तो मैं पे भी करूंगा, सीधी बात। ये इसमें हो गया जाएगा ना जो आईओसी बताता है वो पेट्रोल वगैरह डिलीवर करके देता है। हाँ हाँ, वो भी सर्विस स्ट्रेटेजी हो गई, वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये तो कंपनीज आजकल बहुत काम कर रही है इस पे, काफ़ी एग्जांपल्स है। मैंने इसका आपने इसमें एक मैकडोनल्ड का एग्जांपल आप ले सकते हो। मैकडोनल्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बंद कर दिया। अभी आप मैकडोनल्ड जाओगे तो उसमें आपको प्लास्टिक कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा वो अब इससे ना वो कोका कोला और कोक फ्लोट में प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रॉ भी पेपर की देता है। तो जल्दी खत्म करो, स्ट्रॉ पिघलनी शुरू हो जाती है। हाँ, हमने जल्दी जल्दी पी लो तो वो कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ खराब होनी शुरू हो जाती है, पेपर है। मतलब कम से कम स्ट्रॉ तो प्लास्टिक की दे, चल पेपर कप दे, अच्छी बात है, लेकिन ये तो यूजेबल ही नहीं है। बोले सर पॉलिसी कंपनी की वो हो गई कि जब से गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया है हम लोग कुछ भी प्लास्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे यूज नहीं करते। तो जो है वो पॉलिसी आपको यूज करनी है। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे कंपनी शिफ्ट हो गई। मैंने बीच में स्टारबक्स से एक बार कॉफी ऑर्डर की थी, तो स्टारबक्स वाले ने जो पैकिंग भेजा, पूरे पैकिंग पूरा 100% रिसाइकलेबल पैकिंग था, उसने कुछ भी प्लास्टिक यूज नहीं किया था। सिर्फ वो खाली जो उसका कैप था वो प्लास्टिक था, बाकी पूरा पेपर का कप है। इवन जो कैरी बैग थी उसको बॉक्स में पैक किया, तो बॉक्स भी कार्डबोर्ड का था, कैरी बैग भी पेपर की थी। उसने स्पेसिफिक मेंशन किया था कि भाई majority of the things used in the packing material are 100% recyclable because we try to avoid use of plastic, minimum plastic should be utilized। तो वैसे करके स्ट्रॉ भी उसने वही पेपर की दी थी वैसा। तो वो लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जोमेटो कर रहा है इको फ्रेंडली में। जोमेटो में आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें एक आता है वो कटलरी भेजनी है कि नहीं, ठीक है। अब कटलरी में क्या होता है, प्लास्टिक की स्पून होती है, प्लेट होती है, तो उस वजह से उसने ऑप्शन डाला कि आपको कटलरी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब कोई घर पे ऑर्डर कर रहा है तो उसको क्या जरूरत है प्लास्टिक की कटलरी की, तो घर पे तो प्लेट चम्मच ये सब हो गई, तो उसने ऑप्शन डाला। अब जब उसने ऑप्शन डाला तो लोग टिक करना भूल जाते हैं। अपने तो क्या खाने का ऑर्डर देने पे ध्यान होता है ना, प्लास्टिक बचाने पे ध्यान है नहीं अपना, तो कोई टिक नहीं करता है और लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो फिर जब उसने फीडबैक लिया इस चीज़ का रेस्टोरेंट से या डेटा देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा प्लास्टिक के यूज में। फिर उसने ना स्ट्रेटेजी चेंज की। बाय डिफॉल्ट टिक मार्क आता है, आई डू नॉट वांट कटलरी, आप देख लेना जोमेटो पे। अब ये पंगा कस्टमर के लिए, अब आप देखना भूल गए तो ऑफिस पे खाना मंगवाओगे ना, चम्मच नहीं आएगी, फिर चम्मच ढूंढो जाके। वैसा अब वो भी गलत हो गया, फिर कस्टमर गुस्सा हो रहा है, यार मैं ऑफिस में मंगा रहा हूँ तुमको कटलरी नहीं भेजनी। पर उसने ऐसा किया कि भाई कस्टमर थोड़ा नाराज होगा, ठीक है, एक बार भूल जाएगा ना, अगली बार याद रहेगा उसको, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट तो कम होगा। उन्होंने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया पूरे साल का 12,000 kgs ऑफ प्लास्टिक वेस्ट या प्लास्टिक यूज कम हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, क्योंकि लोग कटलरी नहीं मंगवा रहे। वैसा है। अब ध्यान रहता है कि भाई अच्छा घर पे मंगा रहा हूँ, चल टिक रहने दे, क्या करना है, प्लास्टिक की चम्मच आएगी फेंक दूंगा, कुछ काम की नहीं। तो प्लास्टिक यूटिलाइजेशन उनका उस वजह से कम हुआ वैसा है। तो ये कंपनीज इको फ्रेंडली काम कर रही है। और भी है एग्जाम्पल्स चाहिए तो बहुत है इसमें। टेट्रा पैक आता है, एक प्लास्टिक बॉटल आती है बेवरेजेस में, टेट्रा पैक आता है। फ्रूटी का पैकिंग देखा है आपने, पेपर बोट का पैकिंग देखा। तो पेपर बोट और फ्रूटी फर्स्ट कंपनी थी इंडिया में जिसने वो टेट्रा पैक में फ्रूटी इंट्रोड्यूस की थी रादर देन प्लास्टिक बॉटल। वैसे पार्ले वालों की है फ्रूटी, तो पहली बार टेट्रा पैक में बेवरेज बेचना फ्रूटी ने स्टार्ट किया। और तब ना ₹2.5 की आती थी फ्रूटी, छोटा सा पैक, इतना ट्राइंगल शेप में आता था टेट्रा पैक, ₹2.5 में। तो वो बच्चों के लिए भी अफोर्डेबल, पेरेंट्स को भी दिलाने में दिक्कत नहीं, छोटी क्वांटिटी के भाई बच्चों ने पी भी लिया, इतना फटाफट बिका है। तो टेट्रा पैक उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। और फिर ये लेके आया पेपर बोट वाला। पेपर बोट का पैकिंग भी एकदम यूनिक है और कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाई। तो प्लास्टिक के बदले आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, तो अच्छा है। तो ये सब कंपनीज है, स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, जोमेटो है, टेट्रा पैक वाली कंपनी सब कवर हो सकती है। फिर बाकी भी तो आता है अपने गणेश जी की मूर्ति में इको फ्रेंडली, मिट्टी की मूर्ति आ गई, पीओपी बंद कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। अब इससे क्या है ना, वो लोग इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं कि यार मिट्टी वाली मूर्ति लेंगे। अब कितने लोग एज अ कंपनी भी बिजनेस करते हैं कि भाई आप मूर्ति का ऑर्डर दे दो और आप पिक कर लो, डिजाइन की वैरायटी रहती है वैसा सब। तो इको फ्रेंडली वाला एक वो जो थीम लगा दिया ना, तो उससे उनकी सेल बढ़ जाती है। अच्छा वो इको फ्रेंडली वाली मूर्तियां महंगी भी है, फिर भी लोग ले रहे हैं कि यार मिट्टी है, चलो हम भी अब भगवान के काम में भी फिर पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रहे हैं, पीओपी की मिट्टी, फिर वो अगले दिन वो मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी होती है तो बुरा लगता है। तो भाई ठीक है, भगवान का काम है। हाँ, तो 500 के बदले 1500 की मूर्ति कोई बात नहीं, मिट्टी है ना, फिर वो गमले में डाल दो, गार्डन में डाल दो, तो वापस कहीं ना कहीं वो रिसाइकल हो जाएगी वैसा। तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स वाले में ऐसा है कि यहाँ पे जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है या जो मशीनरीज यूज कर रही है वो मल्टीपर्पज होंगी, कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता हूँ पर मशीन ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं एक से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। जिसकी डिमांड कम ज़्यादा होगी
वैसे अपन प्रोडक्शन जो है वो फ्लक्चुएट कर लेंगे वैसा। तो इस टाइप की चीज़ें कंपनीज करती है। अब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो उसमें आप देखना, स्कोडा का एग्जाम्पल ले लो, मारुति का एग्जाम्पल ले लो। अब वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी के मॉडल्स अलग है लेकिन उसके पार्ट्स सेम है, स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं। आप स्कोडा में देख लो, उसकी कुशक गाड़ी आती है, स्लाविया आती है, उसका ना आगे का लुक पूरा सेम है। अच्छा, अंदर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टेयरिंग व्हील, एसी का जो नॉब है, सब कुछ सेम है। तो क्या होता है ना कि गाड़ी का खाली मॉडल अलग है, अंदर की चीजें, सीट वीट सब सेम है। अब इसमें क्या होगा, गाड़ियां अगर 10 मॉडल्स हम बनाते हैं लेकिन सारे मॉडल्स का स्टेयरिंग व्हील सेम है, तो स्टेयरिंग व्हील की इन्वेंट्री तो हमें कम ही रखनी पड़ेगी। यही अगर 10 गाड़ियों के स्टेयरिंग व्हील अगर अलग अलग होते तो उसकी मशीन भी अलग, डाई कास्टिंग भी अलग और इन्वेंट्री भी अलग, तो कंपनी का पैसा कितना खर्चा हो जाता है। मारुति में भी आप देख लो, आप मारुति में बलेनो ले लो, मारुति में स्विफ्ट ले लो, आप स्विफ्ट डिजायर ले लो, ब्रेजा ले लो, सबका इंटीरियर एक जैसा है, उसके अंदर के सारे पार्ट सिमिलर है। तो वो क्या, कंपनी को इन्वेंट्री कम रखनी पड़ती है और एक ही मशीन के ऊपर वो लोग वो पार्ट्स बना सकते हैं। तो वो सब चीजें फ्लेक्सिबल है, तो भाई जिसमें जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से अपने फ्लक्चुएट कर लेंगे, ये एक पॉइंट है। दूसरा, इसमें मैं एक एग्जांपल सर्च कर रहा था तो लेगो के बारे में पता है आपको, टॉयज, लेगो कंपनी है, वो जो ऐसे टॉयज आप उसमें से खुद बना सकते हो, क्रिएटिव टॉयज बना सकते हो। लेगो के पार्ट्स आते हैं, ब्लॉक्स जैसे आते हैं, एक के ऊपर एक फिक्स हो जाते हैं, और आपने देखे होंगे रेड येलो कलर के अलग अलग पार्ट्स आते हैं, लेगो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो टॉयज की कंपनी है। अब लेगो वाले क्या है, उनका कंसेप्ट, वो लोग टॉयज को किसी भी शेप में बना के बेच सकते हैं। उसमें होता है कि वो ब्लॉक्स होते हैं, आप वो ब्लॉक्स को डिसमेंटल कर दो, आप उसको जैसा शेप दोगे उसमें से वैसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो लेगो के जो ब्लॉक्स है वो तो स्टैंडर्ड ब्लॉक्स है, वो तो वो लोग मल्टीपल उसमें बना सकते हैं। फिर उसको कौन से टॉय का शेप देना है वो से असेंबलिंग वाला पार्ट है। तो वो लोग एक ही रॉ मटेरियल यूज करके हजारों टाइप के डिजाइन बना बना के बेच रहे हैं। तो दैट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी। अब उसमें जिस टाइप के टॉय की डिमांड ज्यादा होगी वो लोग वो लेगो को वो टॉय में कन्वर्ट करके पैक करके बेच देंगे, वैसा हो गया। दैट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। लो कॉस्ट वही जो मैंने आपको बोला, वॉलमार्ट, डी मार्ट वाला, कि भाई इतना सस्ते रेट पे बेचो और इतना सस्ता कॉस्ट होगा तो काम चलता रहेगा। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी में फूड वाले में लेना हो अगर आपको, तो सबवे का एग्जांपल भी ले सकते हो। सबवे वाली सैंडविच, 2-4 टाइप की ब्रेड, 8-10 टाइप के वेजिटेबल, 5-6 टाइप के सॉसेस, जो मिक्स करके बनवाना है बनवा लो, है ना। तो अलग अलग आइटम उसको रखने की जरूरत नहीं है वैसा। तो सबवे सैंडविच में भी लिमिटेड ऑप्शंस या लिमिटेड इंग्रेडिएंट से बहुत सारी वेराइटीज बन सकती है। तो ये कंप्लीट। इसके बाद है लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी। दिस इज द लास्ट पार्ट, लॉजिस्टिक्स। ये देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ों पे बात होगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, अब इसमें जो भी कंपनीज आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है वो भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लगाती है कि कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो उस पर बात कर रहे हैं। तो देख लो, पहली जो पॉलिसी है उसमें बोला कस्टमर सर्विस पॉलिसी। इसमें ये लोग ट्रैकिंग और वो सब प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप आजकल सारा ये पोर्टर जैसे आपने बोला ऑनलाइन हो गया है, स्विगी जीनी वाला है वो भी ऑनलाइन हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही है, आपको गुड्स कहीं से पहुंचाना है तो पहुंचा देगी। बाकी ये DHL है, ब्लू डार्ट है, ये सब बड़ी कंपनीज तो है, वो तो रहने वाली है। हाँ, बहुत सारी कंपनीज है। अब सुन लो, तो ये सब जो लोग हैं ना, वो लोग क्या कस्टमर सर्विस पे फोकस कर रहे हैं कि भाई कस्टमर को अगर हमसे कुछ प्रोडक्ट या कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुकिंग कराना है, हमारे ऐप से करा सकता है। एस्टिमेटेड चार्जेस वो डिटेल डालेगा तो उसको वहीं बता देगा, किसी से नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्डाइज कर दिया। दूसरा, अब अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ट्रैकिंग प्रॉपर मिलेगा, आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, कितने दिन में पहुंचेगा, वो सब चीज़ें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो ये सर्विस पॉलिसी का पार्ट है। इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी, अब लॉजिस्टिक्स वाले को क्या है ना, फिर इन्वेंट्री रखनी है, सामान पहुंचाना है, तो गो डाउन वेयर हाउसिंग। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस रखो जहां से मेजोरिटी रेडियस कवर हो सके, दैट इज द आइडिया। उस पॉइंट पे चल रहे हैं। अब अपने आप अगर ई कॉमर्स से कुछ भी मंगाते हो, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी, तो महाराष्ट्र में भिवंडी करके एक जगह है, सारा वेयर हाउसिंग वहीं पे। तो यहाँ सूरत में जो भी आप ऑनलाइन मंगाते हो ना, 90% भिवंडी से आता है, क्योंकि भिवंडी में वो इंडस्ट्रियल जोन है। वहाँ पे ये ई कॉमर्स एक्सप्रेस है, DHL है, ब्लू डार्ट है, मिंत्रा लॉजिस्टिक्स है, जो भी बड़ी कंपनी है, इन सब लोगों ने अपने बड़े बड़े वेयर हाउसेस खोल रखे हैं, गोडाउन है, खाली जमीन है, उसको पूरा गोडाउन में कन्वर्ट कर दिया है और उसमें सारा गुड स्टोर हो रहा है। तो ये जो बेल्ट है अपना गुजरात महाराष्ट्र वाला पूरा जोन है, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं ना, वो लोग उसी रेडियस में वहीं से डिस्पैचिंग कर रहे हैं। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो एक कॉस्ट है वो एक रेडियस में लिमिटेड हो गया, प्लस डिलीवरी गारंटी दे पाते हैं, क्योंकि भिवंडी से सूरत सामान पहुंचाना हो तो 4 घंटे में आ सकता है। तो अमेजॉन प्राइम वाला ये तभी आपको कमिटमेंट दे रहा है 24 आवर का, क्योंकि उसको पता है कि मैं 4 घंटे में पहुंचा सकता हूँ। 24 आवर के अंदर आपका सामान आ ही जाएगा, कितनी बार उससे जल्दी भी आ जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन उन्होंने हर जोन में रखी हुई है जहां से वो गुड्स का डिस्पैचिंग कर रहे हैं, तो एक पूरा सर्कल कवर हो जाता है वैसा।
इन्वेंट्री पॉलिसी, कौन से गुड्स की कितनी इन्वेंट्री रखनी है, ये डेटा बताएगा आपको। जिन गुड्स की डिमांड जितनी ज़्यादा रहती है उसकी उतनी इन्वेंट्री होल्ड करो, जिसकी नहीं रहती उसकी कम होल्ड करो, सिंपल हो गया। कॉस्ट प्लान वही है कि जितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर किलोमीटर आप सस्ता रख सकते हो उतना आपके लिए गुड्स पहुंचाना ईजी हो जाएगा। अब ये जो रोड ट्रांसपोर्ट और रोड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये इसी से रिलेटेड है। इंडिया में अभी बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट रहता है किसी भी प्रोडक्ट में, दैट इज अराउंड 18%, बहुत महंगा है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अगले 20-25 साल में हमें इसको 9% तक लेके जाना है। नितिन गडकरी का उस दिन इंटरव्यू था, उसमें बोल रहे थे 9% तक लेके जाना है। कैसे? बोले मैं रोड्स की एवरेज स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, हाईवेज की। बोले इंडिया में हाईवे पे जो एवरेज स्पीड आती है ट्रक्स की वो है 47 to 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेरी स्लो। अब इसकी वजह से क्या होता है, गुड्स पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, रोड्स खराब है तो डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो बोले अगर हम हाईवेज को उस लेवल का बनाएं कि इस एवरेज स्पीड बढ़ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम जो है वो कम लगेगा। जितना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना कहीं ना कहीं इकोनॉमी फास्टर ग्रो करेगी। अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं, बोले यूएस के जो रोड्स हैं वहाँ पे जो ट्रक्स चलते हैं वहाँ एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, इंडिया में 47 है। तो बोले अभी बहुत दूर जाना है हमको। तो बोले वो लेवल तक अगर हम जाएंगे तो आप सोचो ट्रांसपोर्टेशन कितना फास्ट हो जाएगा। तो जो 12 घंटे का डिस्टेंस है वो 5 घंटे में कवर होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी तो ग्रो करेगी। अच्छा, फिर ये जो व्हीकल्स है इसमें ऑल्टरनेटिव आ जाएंगे, जब पेट्रोल डीजल के बदले ईवी या ये टाइप के, तो वो कॉस्ट पर किलोमीटर कट डाउन होता जाएगा ना। तो हर कंपनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो प्रपोर्शन है उनके इकोनॉमिक्स में वो कट डाउन हो जाएगा। तो बोले उस पर हम फोकस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन है लेकिन करेंगे तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली। कितना बड़ा अमाउंट उन्होंने कोट किया, कितने कुछ 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले, 90,000 करोड़ या ऐसा कुछ बोला, जो रोड में इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस चीज़ को हाँ बनाने के लिए। और काफ़ी जगह अच्छे रोड्स बन भी रहे, हाईवेज तो बन रहे हैं। नितिन गडकरी का काम बहुत अच्छा है हाईवेज के मामले में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई नेटवर्क सेटअप करना, कि भाई आपके होलसेलर्स रिटेलर्स उनकी चेन डेवलप करना कि आपका सामान अल्टीमेटली जो है पहुंच जाए। आईटी एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, अब इसमें ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करो जितना हो सकता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग, बारकोड स्कैनिंग, ये वो इतना सही हो गया। आपने ऑनलाइन ऑर्डर करते तो पूरा डिटेल आता है, वो वेयर हाउस से निकला, ये हब पे पहुंचा, ये ट्रेड हाउस पे पहुंचा, यहाँ से एक्सचेंज हुआ, सब बताते हैं। अब ये सारा ना बारकोड स्कैनिंग से अपने आप ऐप में अपडेट होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ फ्लो बेस्ड अलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज, और ये वैसा हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जैसे हर कंपनी में होता है तो लॉजिस्टिक कंपनीज में भी होगा। टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है, सुपरवाइजर लेवल पे कौन है, ड्राइवर लेवल पे कौन है, वो भी देखना पड़ेगा। तो सब वो हर कंपनी को करना पड़ता है। और टारगेट्स तो रहेंगे उनके भी कि भाई हम अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करें, तो और क्विकर डिलीवरी दे सकें और सेफ डिलीवरी दे सकें। अगर गुड्स डैमेज होते हैं तो डैमेज कम हो सके, तो वो सब चीज़ों पे फोकस होता है। तो ये सब पॉइंट्स लॉजिस्टिक वाली कंपनीज को ज़्यादा रिलेट करते हैं वैसा। ठीक है, तो अपने ये कैटेगरीज तो सारी कंप्लीट हो गई है। अब जो आपकी नई मॉड्यूल में जो केसेस दे रखे थे वो मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो वो अपने कल कंटिन्यू करते हैं, कल डिस्कस करवा दूंगा।